Good evening, students. So, this is our lecture number 1 on the Code of Civil Procedure 1908. अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पिछले 3 महीने से मैंने कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किए हैं एंड अचानक से मैं सीपीसी पे कूद गया हूँ, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के लेक्चर जो हैं वो पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करना है, फिर एचएमए, हामा, मुस्लिम लॉ वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए बात ये है ना कि मैं अगर एचएसए से कंटिन्यू करूँ तो जो रिदम था ना वो टूट चुका है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा और फिर वहाँ से जितने भी रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनको अपलोड करूँगा, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करूँगा। बट आई थॉट कि अब इतने दिन बाद मैं वापस से लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इट वुड बी बेटर कि मैं अगर किसी नए सब्जेक्ट के साथ वापस आऊँ। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग विथ सीपीसी। अब इस 3 महीने में कहाँ बिजी था, मतलब आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, पूछे कि मैं कहाँ गायब हो गया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई वॉज एक्चुअली वेरी बिजी इन दीज 3 मंथ्स, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी लेक्चर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी मैं बिज़ी नहीं हूँ, अभी भी बिज़ी हूँ। ठीक है, बट अभी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकता हूँ कि मैं आपके लिए लेक्चर्स वगैरह बना के अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो इस बीच में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा कि 3 साल की प्रैक्टिस को अब मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर जुडिशियल सर्विसेज। कुछ लोगों को इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा जिनकी 3 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। बट देखिए, सिंपल सी बात है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, मिनिस्ट्रीज़, एपीओ, इन सब में बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। ठीक है, तो इन लेक्चर्स के थ्रू ना आप चाहो तो उन एग्ज़ाम्स को भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी जो आपको एकमात्र एडवाइस दे सकता हूँ इस 3 साल की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, वो ये है कि प्रैक्टिस देखिए करना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आपको ये लगता है कि प्रैक्टिस कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होगा, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं। ठीक है, जब तक आप कोर्ट जाके वहाँ पर प्रॉपर चीज़ों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इवन मतलब उसके मतलब अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो इसके बिना भी जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज के थ्रू अगर आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक कर लेंगे, मे बी 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं जो कर लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जो एकदम घुस जाते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उनको हम साइड कर दें तो जनरली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज के थ्रू ही जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक कर लें। तो माय एडवाइस वुड बी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, किसी सीनियर के अंदर काम करिए। ठीक है, सीखिए, कोर्ट का एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ नहीं तो जाके कोर्ट में बैठिए, ऑब्जर्व करिए कि कैसे वकील मैटर को आर्ग्यू करते हैं। देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टिल लेफ्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई दुविधा आ गई जीवन में और अब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो स्टे मोटिवेटेड, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। 3 साल कब बीतेंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, जिसने 3 साल की लॉ की है और जिसने 5 साल की लॉ की है, अगर आप उससे पूछें कि उसका लॉ बीतने में कितना टाइम लगेगा, बोलेगा एक चुटकी में बीत गया। ऐसे एक चुटकी में 3 साल भी बीत जाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को आए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, ऐसे ही देखते देखते आपके 3 साल बीत जाएंगे। तो अभी जो लोग लॉ स्कूल में हैं, मैं उनको पहला एडवाइस ये दूंगा कि आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सबसे पहले इनरोल होइए। ठीक है, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन जितना ज़्यादा कोर्ट रूम एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं उसको लीजिए। ठीक है, मतलब अच्छे किसी सीनियर के अंदर इंटर्नशिप करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको कोर्ट रूम में भेजें, वहाँ पर छोटे मोटे काम आपसे करवाएं, लाइक पास ओवर लेने का, ये सब छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो आपसे करवाएं, जिससे कि आपको जज के सामने खड़े होके कॉन्फिडेंटली बोलने का कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग अभी अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा ही लेक्चर हो जाएगा ये मेरे ज्ञान के चलते। ठीक है, तो आज हम लोग सीबीसी को शुरू करेंगे। लेक्चर 1 है ये हमारा। कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रूल्स, इन सब की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्स एंड सेक्शंस। अब अगर आप सीपीसी के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ठीक है, तो सीपीसी के स्ट्रक्चर में ना आपको एक डिफरेंस नजर आएगा जो कि बाकी लॉज में नहीं है, कि वहां पर आपको सेक्शंस मिलेंगे एंड सेक्शंस के साथ आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, ये मतलब दिमाग में हर इंसान के आता होगा कि यार ये ऐसा बाइफर्केशन किया क्यों गया है। ठीक है, कि मतलब उसको सेक्शंस और ऑर्डर्स इन दोनों चीज में बाइफर्केट कर दिया गया है। तो ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा जब आप पहली बार सीपीसी को उठाए होंगे। तो पहले समझते हैं कि सीपीसी को प्रॉपरली बाइफर्केट कैसे किया गया है। तो अगर आप सीपीसी को देखते हैं तो देयर आर 158 सेक्शंस
ठीक है, एंड देयर आर 51 ऑर्डर्स, और इन सारे ऑर्डर्स के अंदर आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो द होल सीपीसी इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। कुछ और आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ सीपीसी के रिगार्डिंग, जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला तो ये जान लीजिए कि सीपीसी को ड्राफ्ट किसने किया है। अभी एक 1908 का लॉ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ड्राफ्टिंग अंग्रेजों ने ही की होगी। तो ये सब पॉइंट्स आप, अच्छा बाय द वे, जो भी इसके नोट्स वगैरह है ना, वो आपको अगेन अब टेलीग्राम ग्रुप पे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं रेगुलर रहूँगा, आपको रेगुलरली नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ चीज़ें। नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, बट कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ही बता रहा हूँ, उसको अगर हो सके तो आप कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि वो मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं करूँगा। जैसे अभी आपको बता रहा हूँ कि सीपीसी को बनाया किसने था, ड्राफ्ट किसने किया था, तो सर हेनरी अर्ल रिचर्ड्स, इन महाशय ने सीपीसी 1908 को ड्राफ्ट किया था। अच्छा, अगला सवाल, अब सीपीसी ड्राफ्ट हो गया तो इनैक्ट कब हुआ? तो जो इनैक्टमेंट की डेट है सीपीसी की, दैट इज 21 मार्च 1908। 21 मार्च 1908 को सीपीसी को इनैक्ट कर दिया गया था। अब अगेन आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि एक लॉ जब इनैक्ट होता है तो वो उस ही टाइम पे फोर्स में नहीं आ जाता है। जब वो लॉ कब फोर्स में आएगा उसके लिए एक दूसरी डेट को स्टिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इनैक्टमेंट डेट हमारी होगी 21 मार्च। ड्राफ्ट किसने किया था? सर हेनरी अर्ल रिचर्ड्स ने। और ये फोर्स में कब आ गया आपका? 1 जनवरी 1909। तो इन सारे डेट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या समझा कि सीपीसी में ऑर्डर्स हैं एंड सेक्शंस हैं। दे आर टोटल 51 ऑर्डर्स। ठीक है, 158 सेक्शंस एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। ठीक है, देयर आर सम अपेंडिक्स ऑल्सो अटैच टू द सीपीसी। ठीक है, ए टू एच आपको अपेंडिक्सेस मिल जाएंगे इसमें सीपीसी के अंदर। आई जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स आई, ठीक है, इसको ऐड किया गया था वाया एन अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, और बेसिकली अपेंडिक्स आई के अंदर आपका कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट को इंक्लूड किया गया। अच्छा, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, आज के टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की। अगर आप कोर्ट कचहरी को विजिट करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे कमर्शियल कोर्ट्स की अलग बिल्डिंग है। ठीक है, मतलब सॉरी, अलग कोर्ट रूम्स हैं कमर्शियल कोर्ट्स की। तो इसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। बेसिकली अगर आपको एक छोटा मोटा ग्लिम्स दे दूँ कमर्शियल कोर्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि डीजीएस के लिए कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको ब्रीफली कवर करवाऊंगा। तो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट बेसिकली आप कह सकते हो एक और ऑल्टरनेटिव है टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, इट इज अगेन एन ऑल्टरनेटिव टू आर्बिट्रेशन। हमने ये समझा था ना, आपको ये पता होगा, बेसिक नॉलेज है कि जो आर्बिट्रेशन का ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसको लाया क्यों गया था? ताकि ये जो ये कोर्ट कचहरी का जो पूरा सिविल प्रोसीजर है, इसका ये एक ऑल्टरनेटिव हो। सेम कमर्शियल कोर्ट को लाया गया एज एन ऑल्टरनेटिव टू आर्बिट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रिक्ट प्रोसीजर सीपीसी के अंदर फॉलो होता है, ठीक है, जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर जो आपका स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो होता है, उस स्ट्रिक्टनेस से हम थोड़ा सा साइड लाइन करेंगे, थोड़ा साइड हो जाएंगे। ठीक है, और कमर्शियल कोर्ट एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो कि उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा लिबरल है। इसकी प्रोसीडिंग समरी होती है। ठीक है, इसकी प्रोसीडिंग समरी होती है। अब समरी का मतलब यहां पर क्या है कि जितना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके फिर आप फाइनली जजमेंट देते हो, उतना फॉलो ना करना पड़े, जो भी मैटर है उसको एक्सपीडिशियसली आप डिस्पोज ऑफ कर सको, इसके लिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट को लाया गया था। इतना समझ में आपको आ गया? ठीक है, अब एक सवाल और यहां पर यह आता है कि सीपीसी का पर्पस क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइमरली अगर आप सीपीसी को देखेंगे ना, तो पूरा सीपीसी बस एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है कि ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन को कम किया जाए। ठीक है, टू रिड्यूस लिटिगेशन। ठीक है, लिटिगेशन को कम किया जाए, कोई मैटर है उसको एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ किया जाए। ठीक है, ये प्राइमरी कहीं ना कहीं पर्पस है इसका सीपीसी का, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अभी आप समझेंगे जब मैं आपको सीपीसी काफी डीप में पढ़ाऊंगा कि प्रोसीजर तो बस कुछ ही सेक्शंस और ऑर्डर्स में दिया हुआ है,
बाकी जो ऑर्डर्स और सेक्शंस है ना, उनका प्राइमरी पर्पस बस यही है कि भैया मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को अवॉइड करें। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी के बीच में कोई मैटर हुआ, ठीक है, मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यहां पर मैटर हुआ, ठीक है। अब ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। अब ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, सपोज दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया, ठीक है। अब दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हुए साथ ही साथ उसने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दिया। अब ये तो मतलब बात होगी ना कि दो दो कोर्ट में एक ही सूट की प्रोसीडिंग चल रही है। तो सीपीसी जो है ना, वो बेसिकली उसको ऐसे ड्राफ्ट किया गया कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को हम अवॉइड कर सकें। समझ में आया? मतलब पहले उसने दिल्ली में किया, हरियाणा में किया। अभी आप लोग जुरिस्डिक्शन में डेल मत करिएगा, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब मुझे पता है जुरिस्डिक्शन फॉल करती है, मतलब देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि हरियाणा और दिल्ली दोनों की कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है। तो बंदे ने दिल्ली में ही फाइल कर दिया सूट, बंदे ने हरियाणा में फाइल कर दिया सूट, ठीक है। अब यहां पर अगर दो जगह पे सूट चलेगा तो कोर्ट क्या होंगे? कोर्ट ओवरबर्डेंड होंगे। तो जो प्रोसीडिंग्स है वो मल्टीप्लाइड होंगी। ऑलरेडी आपको अगर सही बताऊं, अगर आप कोर्ट कचहरी थोड़ा बहुत भी जाते हो तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हर जज के ऊपर लाइक ऑन एन एवरेज 10 के मैटर्स पेंडिंग होते हैं। तो आप समझ सकते हो ना कि एक जज के ऊपर कितना बर्डन होता है जब मतलब एक जज के ऊपर कितना बर्डन है सूट्स को लेके, कितने सारी प्रोसीडिंग्स उसके पास में चलती रहती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सीपीसी का प्राइमरी पर्पस अगर आप देखोगे ना, धीरे धीरे अभी अब जब लोग आगे बढ़ेंगे तो वो यही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को हम रिड्यूस करें। जैसे रेस जुडिकाटा वगैरह आपने सुना होगा, रेस सब जुडिस आपने सुना होगा। ये सारे का पर्पस क्या है? कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को हम रिड्यूस करें। तो ये बेसिक आपको मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है विथ रिगार्ड टू सीपीसी, ठीक है। इसको ड्राफ्ट किसने किया था, इसमें सेक्शंस कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं। अब जो हमारा पहला सवाल था वो ये था कि आखिर सीपीसी को सेक्शंस और ऑर्डर्स में डिवाइड क्यों किया गया है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए जो सीपीसी है, सॉरी जो सेक्शंस हैं सीपीसी के अंदर, दे आर द मेन बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है। एंड ये मैं आपको लाइक लिखने को जरूरत नहीं, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड दे कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड दे कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर, while the orders and rules on the other hand they can be amended by the legislature as well as by the high court। ठीक है, ओके। अब यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर सेक्शंस को खाली लेजिस्लेचर क्यों अमेंड कर पा रहा है और ऑर्डर्स एंड रूल्स को हाई कोर्ट कैसे अमेंड कर ले रहा है, ठीक है। जस्ट लेट मी बी एक बार मेरे को चेक कर लेने दीजिए, मैं सेक्शन थोड़ा सा भूल रहा हूं शायद से। सेक्शन 120, हाँ, अगर आप सेक्शन 122 देखेंगे ऑफ सीपीसी, मैंने इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया तो आप लोग अपने बेरेट को ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। जो सेक्शन 122 है सीपीसी का, इसका जो हेड नोट है दैट इज पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि दे कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर एंड दे कैन मेक रूल्स, ठीक है। कि मतलब सिविल कोड जो है वहां पर कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, वहां पे क्या रूल को फॉलो किया जाएगा, ये हाई कोर्ट जो है इस रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है। इसके लिए हमने उनको इनेबल किया हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 122 ऑफ सीपीसी। अब यहां पर ये चीज कैसे हो रहा है, कैसे एक लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसको हाई कोर्ट और स्टेट लेजिस्लेचर भी अमेंड कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट सेंटर भी कर सकता है। देखिए सीपीसी को ड्राफ्ट करने की पावर जो पार्लियामेंट है वो कहां से डिराइव करते हैं? फ्रॉम शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री 13, ठीक है। लिस्ट 3 क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के पास है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है अगर, ठीक है, तो उसमें सक्सेसिव अमेंडमेंट्स स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इसको ड्राफ्ट करने की जो पावर है पार्लियामेंट के पास वो कहां से आई थी? शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री 13, ठीक है, ओके। इतना आपको समझ में आ गया?
ठीक है। सीपीसी को ऑर्डर और सेक्शन में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि ऑर्डर्स जो है उसको हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 122। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सेक्शंस हैं दे आर द मेन बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट। तो जो ऑर्डर्स में अमेंडमेंट ला रहा है हाई कोर्ट, वो मेन सेक्शंस के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, वो हमेशा ही उसके कंपाइलेशन में उससे कंप्लाई करना चाहिए उसको, ठीक है। और अगर आपको मैं डिफरेंसेस बता दूं तो ये है कि जो सेक्शंस होते हैं वो जनरल इन नेचर होते हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोविजंस, व्हाइल ऑन द अदर हैंड द ऑर्डर्स एंड द रूल्स आर स्पेसिफिक एंड सेकेंडरी इन नेचर। ये सब मैंने आपको लिख के दिया है नोट्स में, आप उसमें रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक आप डिफरेंस क्या देख सकते हो सेक्शंस और ऑर्डर्स में, कि जो सेक्शंस हैं दे आर मोर सब्सटेंटिव इन नेचर। सब्सटेंटिव का मतलब क्या है कि सेक्शंस बेसिकली राइट्स बताते हैं। अब राइट्स जैसे क्या हो गया कि अगर आपका कोई सिविल सूट है, अगर मान लो आपके अगेंस्ट में आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस लीगल राइट के वायलेशन के लिए रेमेडी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके सेक्शंस हैं दे आर मोर सब्सटेंटिव इन नेचर, क्योंकि वहां पर आपके राइट्स को बताया गया है। जो ऑर्डर्स हैं दे आर मोर प्रोसीजरल इन नेचर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सीपीसी इज अ प्योर प्रोसीजरल लॉ, तो व्हाट वुड यू आंसर? यू वुड आंसर नो। जो सेक्शंस हैं दे आर मोर सब्सटेंटिव एंड द ऑर्डर्स दे आर मोर प्रोसीजर, नॉट मोर, दे आर प्योरली प्रोसीजरल, ठीक है। और जो सेक्शंस हैं दे आर मोर सब्सटेंटिव। आई एम सेइंग मोर सब्सटेंटिव बिकॉज कुछ सेक्शंस जो है वो अगेन प्रोसीजर ही बताते हैं, वो हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। ओके, एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, इफ सपोज सेक्शंस और ऑर्डर्स के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज होती है, ठीक है, कोई भी कंफ्लिक्ट आता है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? हमेशा ही द सेक्शंस विल प्रिवेल बिकॉज दे आर द मेन बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट। तो ऑर्डर्स और सेक्शंस में कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, किसी भी प्रकार का मतलब कोई प्रकार प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? द सेक्शंस विल ऑलवेज प्रिवेल, वी विल अप्लाई अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल, we will apply the harmonious construction rule and the sections will always prevail over the orders in case of any discrepancy or inconsistency. Is that clear? ठीक है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग हमेशा किसी लॉ को पढ़ते हुए शुरू करते हैं वो क्या है आपका? फर्स्ट टॉपिक तो हो गया ना, आई एम सो सॉरी, या सेकंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ सीपीसी। अब हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस को क्यों समझते हैं? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म, ठीक है, और जितने भी लॉज पार्लियामेंट बनाता है उसको उस ग्रैंड नॉर्म से उस लॉज को ऐसा नहीं हो सकता कि वो लॉज जो है वो ग्रैंड नॉर्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा सकें। जो भी ग्रैंड नॉर्म के प्रिंसिपल्स हैं, लाइक आपके रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्ररीनेस, फेयरनेस, ठीक है, गुड कॉन्साइंस, नेचुरल जस्टिस वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं इनके अगेंस्ट में कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है वो नहीं जा सकता। दैट्स वाई हम हमेशा यही समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है किसी पर्टिकुलर लॉ का। इसके मैंने नोट्स आपको दे दूंगा, बस आपको एक बेसिक नॉलेज दे दे रहा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके, नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, फेयरनेस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो ये प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, सीपीसी उन प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? सेकंड टॉपिक भी हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अब समझते हैं हम कि आखिर एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट कब किया जा सकता है। एकदम बेसिक से हम लोग चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं ताकि आपको आगे कोई भी चीज़ समझने में डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक सिविल सूट को इंस्टीट्यूट कब किया जा सकता है, ठीक है। अब सपोज ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। सपोज कॉन्ट्रैक्ट था कि ए जो है वो बी को गोल्ड देगा, 100 ग्राम गोल्ड देगा, ठीक है, एट ए प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़ पर ग्राम। मेरे को पता है बहुत कम मैं बता रहा हूँ, बट समझ जाओ आप मैं क्या बोलना चाह रहा, ठीक है। ए जो है वो बी को गोल्ड देगा एट ए प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़ पर ग्राम, ठीक है।
ए ने 100 ग्राम गोल्ड बी को सप्लाई कर दिया। अब बी की ऑब्लिगेशन क्या बनती है कि वो 1,00,000 रुपीज ए को दे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मगर बी ने 1,00,000 रुपए देने से ए को मना कर दिया। वॉट डज दिस लीड टू? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो क्या ए के पास अब यहां पर कोई रेमेडी बची? आपको ये मैक्सिम पता होगा ना, उबी जस्ट इबी रेमेडियम। इसका मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। तो क्या ए के पास ये राइट है कि वो बी से 1,00,000 रुपए क्लेम कर सके? द आंसर इज यस। ए के पास बिल्कुल ये राइट है कि वो बी से ये पैसे क्लेम कर सकता है, बिकॉज उसने अपने साइड की जो प्रॉमिस थी उसको फुलफिल कर दी। तो नाउ इट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ बी की जो उसके साइड की प्रॉमिस है वो उसको फुलफिल करे, और अगर वो नहीं फुलफिल कर रहा तो क्या ए के पास कोई रेमेडी बची? द आंसर इज यस, एंड दैट इज सीपीसी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वो इस रेमेडी को कैसे ले सकता है कोर्ट से। ठीक है, और उसकी रेमेडी क्या है कि उसको 1,00,000 रुपए वापस चाहिए, 1,00,000 रुपए वापस चाहिए बी से, क्योंकि बी जो है वो अपने साइड के प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, ये एग्जांपल्स वगैरह आप लोग बना लीजिएगा, आपको ज़्यादा हेल्प होगा इससे। तो अब ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था विच लेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे यहां पर क्या अराइज हुआ? यहां पर अराइज हुआ आपका कॉज ऑफ एक्शन। बहुत ध्यान रखिएगा इस टर्म को, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली द रीजन फॉर फाइलिंग द सूट। द रीजन फॉर फाइलिंग द सूट। ठीक है, मतलब क्या? अब हम यहां पर रीजन क्या है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, लेकिन बी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से पीछे हट गया। तो कॉज ऑफ एक्शन यहां पर क्या अराइज हुआ? क्या रीजन यहां पे आया? ए के पास कोई रीजन आया है ना जिसकी वजह से वो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, एंड दैट रीजन इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच हियर इज कॉज ऑफ एक्शन। समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये समझते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन के पीछे का रीजन क्या होता है। हमने ये समझ लिया कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। कॉज ऑफ एक्शन ये हुआ कि बेसिकली ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया, बी ने नहीं किया, जिसकी वजह से एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब वो कॉज ऑफ एक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ए के पास एक सिविल लीगल रेमेडी है। ठीक है, और इस सिविल लीगल रेमेडी का वॉयलेशन स्लैश ब्रीच हुआ है। किसके द्वारा? बी के द्वारा। समझ में आया आपको इतना? ठीक है, ओके। सो हमें कॉज ऑफ एक्शन समझ में आ गया। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है? जब आपके पास एक राइट हो और जब उस राइट को कोई दूसरी पार्टी ब्रीच करे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये भी एक बार देख लेते हैं कुछ बेसिक मैक्सिम्स जो कि रिलेट करते हैं आपका सीपीसी से। एक तो हमने देख लिया उबी जस्ट इबी रेमेडियम। मैंने आपको बहुत सारे मैक्सिम सीआरपीसी में बीएनएसएस में ही पढ़ाए थे, वो आपको याद होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रिपब्लिके अटसिट फिनिस लिटियम। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये सारे के सारे मैक्सिम्स जो है ना, ये गवर्न करते हैं सीपीसी के प्रोसीजर को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू पुट एन एंड टू लिटिगेशन। ठीक है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू पुट एन एंड टू लिटिगेशन। फिर आपका एक और आ जाता है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबवेनियंत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉ डज नॉट फेवर दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉ फेवर्स दोज सबवेनियंत NIENT। ठीक है, लॉ फेवर्स दोज हु आर विजिलेंट ओवर देयर राइट्स and are not sleeping over them.
ठीक है, ये एक दो मैक्सिम्स हो गए, ओबीजे सिविल मेडियम भी हो गया, इंटरेस्ट रिपब्लिक की एटसिट फिनिसिलिटियम विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबवेनियंत, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। बाकी ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन सीपीसी। ठीक है, कि हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं वाइल इंटरप्रेटिंग द सीपीसी। अब देखिए, जब बात आती है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सीपीसी की, ठीक है, जब बात आती है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सीपीसी की, तो जनरली हम दो रूल अप्लाई करते हैं, ये जो हमने बीएनएसएस में ही पढ़ा था। एक होता है आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन, दैट इज एज इट इज, जो भी लैंग्वेज है उसको एज इट इज आप फॉलो करो, या फिर लिबरल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। तो जब हम लोग सीपीसी को इंटरप्रेट करेंगे तो जो पहला रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हम लोग अप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी लिटरल इंटरप्रिटेशन। मतलब जो भी लैंग्वेज कहती है उसको एज इट इज हम लोग मान लेंगे। हम लिबरल या फिर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन पे कब जाते हैं, जब लिटरल इंटरप्रिटेशन वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, जब लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट कर रहा है, देन वी विल गो टू लिबरल इंटरप्रिटेशन। ये हम लोग अभी सीपीसी में देखेंगे, देयर आर वेरियस सेक्शंस जहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन देने की वजह से एंड्स ऑफ जस्टिस डिफीट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द लिबरल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। इसको आगे देखेंगे। ठीक है, एक बहुत ही फेमस कोट है, दैट इज द प्रोसीजर इज द हैंड मेडन ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। ठीक है, प्रोसीजर जो है ना, उसका जो पर्पस है वो जस्टिस दिलाना है। हम प्रोसीजर को इतना रिजिडली फॉलो नहीं करेंगे कि एक पार्टी जो है वो जस्टिस पाने से डिप्राइव्ड हो जाए। ठीक है, प्रोसीजर इज सबसर्विएंट टू जस्टिस। ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह है कि हम कानून को इतना भी लिटरली इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि एक पार्टी जिसके पास वाकई में एक कॉज ऑफ एक्शन है, एक पार्टी जो कि जस्टिस डिजर्व करती है, उसको हम जस्टिस से डिप्राइव कर दे बिकॉज ऑफ लिटरली इंटरप्रेटिंग द प्रोविजन। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और मेरे को मैक्सिम याद आया है, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। ठीक है, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बीएनएसएस पढ़ाया था तो इसकी रेलेवेंस हमने शायद से, आई एम नॉट श्योर, सेक्शन 211 के अंदर देखी थी। इसका मतलब क्या होता है, नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है, मान लो कोई जज साहब हैं, ठीक है, उन्होंने किसी बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में जज साहब जो हैं उनके अगेंस्ट में एक सूट किसी पार्टी ने फाइल कर दिया। अब वही जज साहब उस मैटर को देख भी रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इट मतलब बेसिकली दिस मैक्सिम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल अगेंस्ट बायस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जज साहब यहाँ पे बायस तो होंगे ही, वो अपना ही मैटर देख रहे हैं, तो वो तो कोशिश यही करेंगे ना कि उनके फेवर में ही सब कुछ चले। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, इसके भी रिगार्डिंग हम लोग कई सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। पहले हमने ये समझा कि ऑर्डर्स और सेक्शंस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये आपका आ जाता है कि जो ऑर्डर्स होते हैं दे आर मोर सब्सटेंटिव इन नेचर, मतलब वहाँ पर ज़्यादातर राइट्स के बारे में बात किया गया है, बट दे आर नॉट प्योरली सब्सटेंटिव, क्योंकि कुछ जगह प्रोसीजर की बात भी की गई है। ठीक है, ऑर्डर्स जो हैं वो प्योरली प्रोसीजरल इन नेचर है। ठीक है, और सेक्शन 122 ऑफ सीपीसी के तहत क्या कहते हैं, ऑर्डर्स को अमेंड करने की पावर हाई कोर्ट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है। और ये क्यों है, बिकॉज जो ये मैटर है सीपीसी का, इट फॉल्स अंडर ऑर्डर 7 रूल ऑर्डर 7 लिस्ट 3 आइटम नंबर 13। ठीक है, दूसरा हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ सीपीसी। हमने इसको क्यों समझा, बिकॉज कोई भी जो लॉ होता है वो ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जो ग्रैंड नॉर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रीजनेबलनेस, फेयरनेस, गुड कॉन्साइंस, ठीक है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, इन सारे प्रिंसिपल से जो भी आपके बेसिक लॉज हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या समझा, हमने ये समझा कि दो रूल्स होते हैं जब लोग सीपीसी को इंटरप्रेट करते हैं, एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड द अदर वन इज लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो जो प्रोसीजर है इट इज द हैंडमेडन ऑफ जस्टिस। तो हम यहाँ पर कभी भी कानून को लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे अगर वो किसी पार्टी को जस्टिस पाने से दूर करे तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं सोचा था कि स्टेप्स इन सिविल प्रोसीजर भी आपको इसी लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, बट इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिलेट करके सारे रूल्स, ऑर्डर्स, सेक्शंस को रिलेट करवा सकूँ। और बाकी आपको इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उस
लिंक को ज्वाइन करके आप ग्रुप का पार्ट बनिए। वहाँ पर आपको सीपीसी के सारे लेक्चर्स के नोट मिलेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, इतना टाइम मुझे लग गया लेक्चर्स को वापस से कंटिन्यू करने में, बट अब आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, ये मेरी एश्योरेंस है, ठीक है। मैं आपको एक दो चीज़ें बता दे रहा। अभी हम लोग सीपीसी कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग जो हिंदू लॉ चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए मतलब वहीं पे छोड़ देंगे, जहाँ पे छूटा हुआ है वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा बाद में। अभी मैं सोच रहा कि अब कंटिन्यूटी में चलते हैं, बीच बीच में चीज़ों को चेंज नहीं करते। जो मेरा प्लान है वो ये है कि पहले मैं आपका सीपीसी कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। सीपीसी के बाद या फिर पैरेलली वी विल गो विद टीपीए, दैट इज़ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सीपीसी, टीपीए एंड लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट तो ज़्यादा लेक्चर्स लेगा नहीं, ठीक है। अभी जो मेरा गोल है वो ये है कि सीपीसी, टीपीए एंड लिमिटेशन एक्ट पहले मैं इसको कंप्लीट करवा दूं, फिर उसके बाद आई विल मूव फॉरवर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड वुड कंटिन्यू विद द हिंदू लॉज, ठीक है। ये मैं आपको पिक्चर बता दे रहा। एंड आई कैन अश्योर यू अब इसके बाद आपको कोई भी डिले नहीं मिलेगा लेक्चर्स में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको डिले मिल गया तो एक दो दिन का मिल जाएगा। एक दो दिन आपको क्या पता लेक्चर ना मिले। मैं लाइक मेरे को डेली कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है, ठीक है। सो उस चक्कर में क्या पता मैं कुछ दिन अपलोड ना कर पाऊँ। अभी रिसेंटली मैंने एक बेल एप्लीकेशन के लिए भी आर्ग्यू किया, बेल मैटर में भी आर्ग्यू किया था, तो बहुत ज़्यादा आई एम बिजी विद सर्टेन थिंग्स। बट आई मेक श्योर कि आपको टाइमली अब लेक्चर्स मिलते रहें ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।